हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वन मोल एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा या तो कोई भी गैसियस कंपाउंड दिया होगा, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स या तो पार्टिकल्स कितने हैं ये हमने देखा। एवोगेड्रो नंबर के थ्रू कैपिटल एन ए की वैल्यू हमने ली थी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये कैलकुलेशन कहाँ से आई? तो कार्बन को स्टैंडर्ड रखकर वहां से कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। तो ये सब एटम या तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इसके लिए अप्लाई होगा। यहाँ पे 22.4 लीटर बताया है, वो क्या है? तो कोई गैसियस वॉल्यूम होगा, गैसियस एटम होगा। तो वन मोल गैसियस एटम में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है, तब उसका जो वॉल्यूम लिया जाता है वो 22.4 लीटर लिया जाता है। वो फॉर्मूला में है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो हम देखेंगे। और स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशन क्या है? ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है उसमें, और टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। चार फॉर्मूला दी है। फर्स्ट है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन GAM। स्मॉल n है वो मोल है, स्मॉल n है वो मोल है, स्मॉल m है वो मास दिया हुआ है। कोई भी एटम का आपको मास दिया गया होगा तो आपको वहां पे पुट करना है। और GAM वो है ग्राम एटॉमिक मास, एटम का जो मास होगा ये यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इसलिए ये किसके लिए है? एटॉमिक सब्सटेंस के लिए है। और स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन GMM, ये है मोलिकुलर सब्सटेंस के लिए। कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसको उसका जो मोलिकुलर मास होगा वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट करना है और बाद में मोल की कैलकुलेशन करनी है। थर्ड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पे फॉर्मूला दी है, तो ये जब सम आएंगे तब इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस दिया है, तो इसके लिए हम कैसे मोल फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए ये फॉर्मूला दी है स्मॉल n इज इक्वल टू वॉल्यूम v अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ऑलरेडी फॉर्मूला में है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। जो वॉल्यूम दिया होगा वो आपको उसकी जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें सम है। फर्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। 392 ग्राम H2SO4 में उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा वो हमें देखना है। तो पहले तो H2SO4 से उसका मास निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा। तो ये अब यहाँ पे बॉक्स में दिया है कैसे मोलर मास निकालते हैं। 2 इंटू 1 करा है, 1 उसका एटॉमिक मास है इसका हाइड्रोजन का, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम 2 है। सल्फर है एटॉमिक नंबर उसका 16 है, तो उसका मोलर मास नियर अबाउट उसका डबल होगा। तो यहाँ पे 16 इंटू 2 करा है, तो हमें मिला है यहाँ पे 32। और ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मास है 16। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 मिलेगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे तो 98 वैल्यू आएगी। जो हमें कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। 98 वैल्यू यहाँ पे है। और जो ग्राम में वेट दिया है स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 392 ग्राम। तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे रखना है। नियर अबाउट में भी 4 आता है, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके रख देना। नंबर 2 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। देखो एसटीपी वाला समय है। अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल V, जो वॉल्यूम दिया होगा आपकी, ये जो यहाँ पे लिखा है कि 44.8 लीटर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। और 22.4 आपको याद रखना है कि ये नीचे लिखना है। तो ये पुट करोगे तो कैलकुलेट करके आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो आ जाएगा 2.2 वैल्यू में भी आती है। और नंबर 3 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। 53 ग्राम Na2CO3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 53 ग्राम Na2CO3 में पहले तो Na2CO3 के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें जानना होगा, तो उससे पहले तो हमें
मोल का पता होना चाहिए। इसमें मोल का कोई वर्ड यूज नहीं करा है, पर हमें पता है कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मोलिक्यूल दिया है इसलिए उसका मोलर मास आएगा। मोलर मास निकालेंगे हम ग्राम मोलिकुलर मास। ये वाली फॉर्मूला है एन कैलकुलेट करने के लिए। एन क्या है? स्मॉल एन, ये मोल है। हमें मोल चाहिए किसका? Na2CO3 का। यहाँ पे ग्राम दिया है, ये ग्राम क्यों दिया है? जो वेट आपको दिया होगा 53 ग्राम, स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। यहाँ पे 53 रखा और उसका मोलर मास जो आया वो रखा, तो आपको क्या मिला? यहाँ पे मोल में आंसर मिला। तो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स, उसका मोल कितना होगा? 0.5 मोल होगा। ठीक है, तो 0.5 मोल है तो हमें पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। कोई भी फॉर्मूला है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि 1 मोल एटम्स है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस दिया है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो ये 6.0222 इंटू 10⁻23 वैल्यू हमें पता है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.5 मोल हमें यहाँ पे मिला है, तो 0.5 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.5 मोल हमने आंसर ले लिया है। तो 0.5 मोल ओनली हमें क्या करना है? यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे क्रॉस करके। क्रॉस क्यों करा है? क्योंकि 0.5 हम क्या 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 1 आएगा। तो उसका आंसर जो आएगा वो कौन सा होगा? 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 53 ग्राम Na2CO3 सब्सटेंस में 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने फाइंड आउट करा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 53 ग्राम Na2CO3 में कितने हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। सोडियम कितना होगा 53 ग्राम में, कार्बन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। तो ये देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए हैं, तो हमें क्या देखना है? ओनली हमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स सपोज सोडियम है वो कितने हैं, या तो कार्बन कितने हैं, या तो ऑक्सीजन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमें पता होगा तो ये मॉलिक्यूल की वैल्यू हमारे पास है, वो मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और जो नंबर ऑफ एटम हो गए, सपोज यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स है सोडियम एटम्स, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो सोडियम एटम्स, उसमें सोडियम के जितने एटम होंगे उसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, और कार्बन की वैल्यू दी है, कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन है, तो जो मॉलिक्यूल्स है 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 करेंगे तो जो आंसर आएगा वही रहेगा, जो है एज इट इज रहेगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 इंटू 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपका जो होमवर्क है ये 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं आज के होमवर्क में, तो इतना आपको करके करना है और मुझे भेजना है। और बाकी की जो थियरी हमने आगे देखी है वो भी आपको लिखनी है। ये थियरी है, याद नहीं रखना है, इसमें देखना है ओनली कि क्या बोला है। percentage composition. So far we were dealing with the number of entities present in a given sample, but many times information regarding the percentage of a particular element present in compound is required. कोई भी एंटिटीज होगी, कोई भी परसेंटेज होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो जरूरी बन जाता है कभी। वो कब बनता है वो आप जब सम करोगे तब आपको पता चलेगा। सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन फॉर यू, कोई अननोन कंपाउंड दिया होगा, कोई न्यू कंपाउंड आपको दिया होगा, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जो फॉर्मूला होगी ये कंपाउंड की वो क्या होगी, या तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, या तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए उसके रेशियो कौन से हो गए। वो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कोई केमिस्ट के माइंड में। For non-compounds also, such information provides a check whether the given sample contains the same percentage of elements are present in pure substance। और कोई किसी के माइंड में ऐसा भी आता है कि भाई इसमें ये जो कंपाउंड दिया है उसका जो परसेंटेज है वो कोई प्योर सब्सटेंस होगा, उसके परसेंटेज के इक्वल अमाउंट में है कि नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन अदर वर्ड वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ ए गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस डेटा। या तो कोई ऐसा करेगा कि भाई कोई जो
अप्रोप्रिएट डेटा है, उससे ये चेक करेगा इसकी प्योरिटी ठीक है कि नहीं, प्योरिटी है कि नहीं, 100% प्योर है कि नहीं, कि जितना प्योर होना चाहिए इतना है कि नहीं। ठीक है, तो ये ओनली थियरी है, इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है। तो परसेंटेज की बात करते हैं, कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें कोई एलिमेंट है तो उसका परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला दी है, आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का मास परसेंट आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट दिया होगा उसका मास आपको चाहिए होगा, वो आपको पता है जो नंबर होगा, तो नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो नियर अबाउट उसका मास आ जाता है। और मोलार मास कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मोलार मास लिखा है किसका, कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका मोलार मास मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 100। क्यों 100 करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, परसेंटेज में दी है, इसलिए 100 आएगा। तो देखते हैं H2O का मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, और टोटल मोलर मास हमें पता है 18.02। अगर नहीं पता है तो आपको कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 8 है और उसका मोलर मास आएगा 16, और जो हाइड्रोजन है वो 2 है तो उसका मोलर मास 2 आता है, तो 2 + 16 करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिला। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई उसका मास करेंगे, मास करा और डिवाइडेड बाय हमने क्या रखा यहाँ पे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, वाटर का जो मोलर मास था वो रखा, और मल्टीप्लाई बाय क्या करा 100 करा। क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं परसेंटेज में है, इसलिए यहाँ पे हमें 100 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का परसेंटेज आया वो 11.18 आया। इसका मतलब 100% H2O का मॉलिक्यूल, 100% H2O के कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.18 है, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 है, डिवाइडेड बाय हमने मोलर मास करा कंपाउंड का, वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे हमने क्या मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला 88.7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 करा है। क्यों करा है वो आपको पता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल रहे हैं, और कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 88.79, और यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 100% H2O, टोटल 100% होगा H2O, तो उसमें 88.79% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और 11 पॉइंट समथिंग क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर दिए जाए तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी सपोज मीथेन का मॉलिक्यूल दे दे या तो इथेन का मॉलिक्यूल दे दे, तो उसमें आपको कार्बन या हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोले तो आपको ये में भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही सम देखेंगे और आपको कुछ होमवर्क में देंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। So thank you so much for watching it.